केमिस्ट्री नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। माय नेम इज अनिल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका मतलब जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें हमारा सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर जैसे मान लो एक कंटेनर हमने लिया है, इसमें हमने क्या किया, लिक्विड लिया और इसमें गैस फिल किया गया। कंटेनर, उस कंटेनर में गैस फिल किया गया, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपका हेनरी लॉ आता है, तो उसके बारे में, हेनरी लॉ के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ गैस। सॉल्यूशन कौन सा ले रहे हैं, सॉल्यूशन है हमारा सॉलिड। आपका गैस क्या है, सॉलिड क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो जो हम गैस ले रहे हैं इसकी सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर पे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो जैसे HCl गैस है, HCl क्या होता है, पोलर सॉल्यूट है। HCl क्या है, एक पोलर गैस है, ठीक है। और जो आपका वाटर है वो भी पोलर है। तो इसका मतलब जो HCl गैस है वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो जो HCl गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि जो आपका गैस है, जो सॉल्यूट है ये भी पोलर है और जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर है। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट। तो HCl is completely dissolved in water because we know that HCl is a polar solute and water is also a polar solvent, ठीक है। जैसे दूसरा गैस ले लो आप H2, O2, N2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर गैस है। इनको हम वाटर में मिलाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती, ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। क्यों डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो आपका H2N2O2 ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट है या नॉन पोलर गैस है, और जो आपका वाटर होता है वो पोलर सॉल्वेंट्स होता है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इट डज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। अब रीजन जान ही कह रहे हैं कि यो कॉन्सेप्ट आपने इसके पहले पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक। उसकी वजह से ये क्या होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि HCl गैस जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन ये है कि HCl एक पोलर गैस होता है और जो वाटर हमारा है ये पोलर सॉल्वेंट्स होता है। तो ये पोलर दोनों है, तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट। जबकि H2N2O2 ये नॉन पोलर गैस है और वाटर क्या होता है, पोलर होता है, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अगर गैस आपका क्या है, अगर गैस पोलर है तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, और अगर गैस नॉन पोलर है तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। If we increase the temperature, then what is the effect of solubility of gas in liquid? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है, जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। आपको एक बताते हैं, जैसे आप टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गैस की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या वाटर में डिसॉल्व होंगे, ये तो इनके बीच का क्या होता है, कुछ प्रोटेक्शन वीक हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ये क्या होंगे, लिक्विड से जो डिसॉल्व है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
क्यों डिक्रीज हो जाती है? मैंने बताया टेम्परेचर देने से गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के कारण वो लिक्विड से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती है, जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे देख लो, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डिजॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, ठीक है। तो हम ये गैस इन लिक्विड, मतलब जो भी हमारा सोल्यूशन है गैस लिक्विड सोल्यूशन है, मतलब सॉलिड गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो गैस डिजॉल्व इन लिक्विड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो अगर हम इसको देखो कोल्ड ड्रिंक में रखते हैं, सॉरी फ्रीज में रखते हैं, तो ये इसका टेस्ट अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? जब इसको फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में इसलिए इसका टेस्ट अच्छा होता है कि फ्रीज में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कंप्लीटली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए इसका टेस्ट अच्छा होता है। लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक जब हम फ्रीज से बाहर रख देते हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। इसलिए अच्छा नहीं होता है कि टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है, फ्रीज में कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो डिक्रीज होने लगती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं वो लिक्विड से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बाहर चले आते हैं, तो इसलिए उसका टेस्ट हमको अजीब सा लगता है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जब आप कोल्ड ड्रिंक फ्रीज में रखते हो तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। उसका टेस्ट अच्छा इसलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व होती है। लेकिन जब उस गैस को बाहर रखते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है वो बाहर निकल जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इंक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है, जो कि फ्रीज में आपने देखा। फ्रीज में टेम्परेचर कम होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो वो टेस्ट अच्छा लगता है। जब वही कोल्ड ड्रिंक हम बाहर रखते हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसके कारण गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है, तो उसका टेस्ट अजीब सा होने लगता है। तो ये चीज आपको समझ आएगी। इफ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है, ठीक है। ये हुआ टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, प्रेशर। थर्ड फैक्टर है प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर देखो, जाहिर सी बात है ये गैस है, तो अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास आएंगे, कोलाइड करेंगे और ये लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जब हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक हेनरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया जिसको हेनरी लॉ कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? हेनरी लॉ कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस पर पार्शियल प्रेशर होता है वो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। समझ गए ना? अब देखो P क्या है? पार्शियल वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड लिक्विड। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होगी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब देखो प्रेशर जब अप्लाई कर रहे हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस को किसमें हम लेंगे? कंसंट्रेशन टर्म में लेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ा हुआ है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोलरिटी इसलिए नहीं लिया जाता कि मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोलरिटी वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन लेते हैं, मोल फ्रैक्शन पे क्या होता है? इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस को हम किस टर्म में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू X, P प्रोपोर्शनल टू X। और आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, तो P इक्वल टू हो जाएगा KHX।
ठीक है। और यहाँ पे x क्या है बच्चों, x है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो इसके अकॉर्डिंग हम हेनरी लॉ बता सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हेनरी लॉ बता सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड सरफेस ऑन द लिक्विड देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो क्या है, ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर है जो लिक्विड के सरफेस पर अप्लाई होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस which applied on the surface of liquid is directly proportional to mole fraction of the gas, is directly proportional to mole fraction of the gas। ठीक है, राउल्ट्स लॉ समझ में आया। इसका स्टेटमेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, P क्या है, P है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये प्रोपोर्शनल है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, गैस का। अब देखो P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस which are applied on the surface of liquid, जो लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, is directly proportional to mole fraction of gas, is known as हेनरी लॉ। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस which are applied on the surface of liquid is proportional to mole fraction of the gas। ठीक है, इसका मतलब जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस में होंगे, लिक्विड में होंगे, उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्वेंटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी सॉल्वेंटी होगी। अगर जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस की सॉल्वेंटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो P प्रोपोर्शनल टू KHX, KHX, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH, अगर हम P को कांस्टेंट रखते हैं तो KH इक्वल टू वेयर इज P क्या है, P क्या है, P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, KH हेनरी कांस्टेंट, X मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे KH इक्वल टू हो जाएगा 1/x। मतलब अगर आप X क्या है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम सॉल्वेंटी के रूप में लेते हैं, तो अगर हम x का मान बढ़ाएंगे तो KH का मान क्या होगा, बढ़े, घटेगा। तो क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। x क्या है, सॉल्वेंटी ऑफ द गैस, जिसको हमने माना होगा, x मोल फ्रैक्शन के टर्म में हमने माना हुआ है कि सॉल्वेंटी ऑफ द गैस है। तो अगर सॉल्वेंटी ऑफ द गैस KH का मान ज्यादा होगा तो सॉल्वेंटी ऑफ द गैस का मान क्या होगा, कम होगा। और ये भी जान लो, डिफरेंट गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। डिफरेंट गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा। ठीक है, तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। KH अगर ज्यादा है तो गैस की सॉल्वेंटी क्या होगी, कम होगी। KH का मान कम है तो गैस की सॉल्वेंटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ आपको समझ में आया। तो हेनरी लॉ क्या होता है, P क्या आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंटी ऑफ द गैस। अगर हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंटी ऑफ द गैस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्वेंटी को किस टर्म में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली व्हिच अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इट इज अ हेनरी लॉ, इट इज हेनरी लॉ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ और